वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रशुल्क टैरिफ्स, जिसका आज हम पार्ट 4 ले रहे हैं। आज हम ले रहे हैं इसमें ऑप्टिमम टैरिफ यानी कि इष्टतम प्रशुल्क। प्राय प्रशुल्क लगाने से प्रशुल्क लगाने वाले देश की व्यापार की शर्तों में सुधार होता है, लेकिन व्यापार की मात्रा घटती है और प्रशुल्क लगाने वाले देश का कल्याण सुधार की ओर अग्रसर होता है। व्यापार की शर्तों में सुधार होना प्रशुल्क का पॉजिटिव इफेक्ट है, धनात्मक प्रभाव है, जबकि व्यापार की मात्रा में कमी होना प्रशुल्क का नेगेटिव इफेक्ट है, यानी कि ऋणात्मक प्रभाव है। देश के कल्याण में तभी सुधार होता है जब प्रशुल्क का धनात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट उसके नेगेटिव इफेक्ट से ज़्यादा हो। सॉडर्स्टन ने इस संबंध में कहा है कि कोई भी देश मुक्त व्यापार की स्थिति में हो तो वह सही प्रशुल्क लगाकर हमेशा अपने कल्याण में सुधार कर सकता है। अर्थात जो प्रशुल्क देश के कल्याण को मैक्सिमम कर दे, अधिकतम बना दे, उसे ही इष्टतम प्रशुल्क कहा जाता है या ऑप्टिमम टैरिफ कहा जाता है। अब इस बात को हम रेखा चित्र 4 की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर हमने OX अक्ष पर कपड़ा लिया है और OY अक्ष पर हमने लिनन लिया है। चित्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि OE इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है तथा OG जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है। TI1 इंग्लैंड का व्यापार तटस्थता वक्र है। मुक्त व्यापार के अंतर्गत दोनों देशों की व्यापार की शर्तें OT रेखा द्वारा दर्शाई जा रही हैं। अब बिंदु A पर यहाँ पर संतुलन स्थापित होता है, जहाँ पर दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र यानी कि OE और OG एक दूसरे को काटते हैं। माना कि अब इंग्लैंड जर्मनी से आयातित लिनन पर प्रशुल्क लगा देता है, तो इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र जो पहले OE था, अब वह बाईं ओर खिसक कर OE1 के रूप में आ जाता है। OT1 रेखा व्यापार की नई शर्तों को बताती है और यहाँ पर B बिंदु पर नया संतुलन स्थापित होता है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी का मूल प्रस्ताव वक्र OG तथा इंग्लैंड का नया प्रस्ताव वक्र OE1 दोनों एक दूसरे को आपस में काटते हैं। यह प्रशुल्क इंग्लैंड के प्रस्ताव वक्र को परिवर्तित करके OE से OE1 बना देता है। अतः यह इस देश का इष्टतम प्रशुल्क है। बिंदु B पर लोगों का, इंग्लैंड के लोगों का कल्याण A बिंदु की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लैंड के लोग मुक्त व्यापार के अंतर्गत व्यापार उदासीनता वक्र TI1 के A बिंदु पर थे, लेकिन प्रशुल्क लगने के बाद वे व्यापार उदासीनता वक्र TI2 के B बिंदु पर आ गए हैं। और ऐसी स्थिति में चूंकि B बिंदु TI1 की अपेक्षा ऊंचे तटस्थ वक्र TI2 पर स्थित है,
जो कि अधिक संतुष्टि को बताता है। अतः यहाँ पर लोगों को अधिक कल्याण प्राप्त होता है। इस प्रकार जो प्रशुल्क देश के कल्याण को अधिकतम बनाए उसे ही इष्टतम प्रशुल्क या ऑप्टिमम टैरिफ कहते हैं। यह वह प्रशुल्क है जो उस देश को उस व्यापार तटस्थता वक्र पर ले जाए जो दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र को स्पर्श करता है। यानी कि यहाँ पर OG और OE1 तो कट करते ही हैं, साथ ही B बिंदु पर TI2 यानी कि इंग्लैंड का व्यापार तटस्थता वक्र OG जर्मनी के प्रस्ताव वक्र को स्पर्श भी करता है। अतः यह प्रशुल्क इष्टतम प्रशुल्क है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को प्रशुल्क लगने के बाद अधिक कल्याण की अनुभूति होती है। अब प्रशुल्क लगाने वाले देश को इष्टतम प्रशुल्क से तभी लाभ हो सकता है जब दूसरे देश का प्रस्ताव वक्र पूर्ण लोचदार से कम हो। यदि दूसरे देश का प्रस्ताव वक्र पूर्ण रूप से या अनंत रूप से लोचदार होगा तो प्रशुल्क लगाने वाले देश का कल्याण नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हमने यह इष्टतम प्रशुल्क की बात की। अब कुछ अन्य नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, उनका हम संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं, जिनको गैर प्रशुल्क अवरोध कहते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रशुल्क के अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य व्यापार प्रतिबंध जो है, या यूं कहें कि गैर प्रशुल्क अवरोध जो है वो इस तरह से है। सबसे पहले हम लेते हैं आयात कोटा। आयात कोटा भी प्रोटेक्शन का एक तरीका है जो प्रशुल्क का एक विकल्प भी है। इसके अंतर्गत प्रायः 1 वर्ष के दौरान मूल्य या परिमाण में किसी वस्तु की स्थिर मात्रा को देश के अंदर आयात करने की आज्ञा दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए सरकार चाहे तो आयात लाइसेंस भी जारी कर सकती है और इसे वह या तो प्रतियोगी कीमत पर आयातकर्ताओं को बेच सकती है या फर्स्ट गेट यानी कि पहले जो आए और पहले प्राप्त करे के आधार पर आयातकर्ताओं को दे भी सकती है। वैकल्पिक तौर से आयातकर्ताओं द्वारा एक विशेष वस्तु के आयात को खरीदने के लिए सरकार उन्हें सीमित मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज भी दे सकती है और आयात के मूल्य को इस तरह सीमित भी कर सकती है। आयात कोटा का जो उद्देश्य है वह विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्शन देना है, संरक्षण देना है तथा बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो असंतुलन आ गया है उसको ठीक करना है। और यह प्रतिशोधात्मक विधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि बदला लेने की भावना से भी कई बार इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसमें हम लेते हैं आयात प्रतिरोध, जिसको हम कह सकते हैं इंपोर्ट एम्बार्गोज। जब कोई देश प्रतिकारात्मक रूप से या रक्षात्मक उपाय के रूप में किसी अन्य देश से कुछ निश्चित या सभी प्रकार की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाता है तो इसको आयात प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। और इस तरह का प्रतिबंध जब इराक कुवैत युद्ध हुआ था तो अमेरिका और अन्य विकसित देशों ने इराक से तेल के आयात पर लगाया था। तीसरा जो है
वह है जटिल आयात नियमन, कॉम्प्लेक्स इंपोर्ट नियमन यानी कि रेगुलेशन। प्रायः सरकार विभेदात्मक ढंग से आयात को प्रतिबंधित करने के लिए जटिल आयात नियमन को अपनाती है। इसके अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर स्वास्थ्य और सफाई नियमन, सुरक्षा उपाय, प्रदूषण मानदंड, गुणवत्ता मानदंड आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है राज्य व्यापार, जिसको हम स्टेट ट्रेडिंग के रूप में जानते हैं। कुछ देश सीमित मात्रा में कुछ वस्तुओं के आयात में राज्य व्यापार करते हैं। राज्य व्यापार निगम या अधिकारी को विशिष्ट वस्तुओं के आयात में एकाधिकार दे दिया जाता है। वह आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा का नियमन करता है और देश के भीतर उसका वितरण भी करता है। वह आयातित वस्तुओं के लिए प्रायः बहुत ऊंची कीमत तय करता है, जो उन पर लगाए गए प्रशुल्कों की राशि से भी अधिक होती है। इस प्रकार सरकार एकाधिकारी की तरह कार्य करती है और इसमें अधिक मुनाफा भी कमाती है। नेक्स्ट, विनिमय नियंत्रण, एक्सचेंज कंट्रोल। विनिमय नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भुगतान को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अंतर्गत सरकार विदेशी करेंसी के रूप में समस्त विदेशी प्राप्तियों और भुगतानों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट, अनुदान, इसको हम सब्सिडी के रूप में जानते हैं। सरकार निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादकों को विश्व के बाजारों में अपना प्रतियोगी स्तर बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। ये निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादकों को अनुदानों के रूप में या कर रियायतों के रूप में हो सकता है। सरकार आयातित वस्तुओं से प्रतियोगिता करने वाली वस्तुओं के उत्पादकों को भी सब्सिडी देकर आयात को हतोत्साहित कर सकती है, ताकि ऐसी वस्तुओं की कीमतें आयातित वस्तुओं की कीमतों से कम हो और आयात पर अंकुश लग सके। नेक्स्ट है ऐच्छिक आयात प्रतिबंध, वॉलंटरी इंपोर्ट वॉलंटरी इंपोर्ट रेस्ट्रेंट। विकसित देशों द्वारा अन्य देशों के विरुद्ध उनको निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला यह ऐच्छिक गैर शुल्क प्रतिबंध है। यह सरकार द्वारा विशिष्ट वस्तुओं के अपने देश के निर्यात को, यहाँ पर निर्यात लिखेंगे हम और यहाँ इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट लिखेंगे, को प्रतिबंध करने के लिए विदेशी सरकार के साथ समझौते द्वारा घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए उपाय यह अपनाया जाता है। ऐसा द्विपक्षीय समझौता भारत और अन्य यूरोपीय देशों के बीच मुख्य रूप से भारतीय कपड़ा के निर्यात के संबंध में चला। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है करेंसी अवमूल्यन
जिसको हम करेंसी डिवैल्यूएशन सरकार व्यापार नियंत्रण का एक अन्य उपाय करेंसी अवमूल्यन के रूप में भी है। इसमें विदेशी करेंसी की तुलना में घरेलू करेंसी का मूल्य कम कर दिया जाता है और अवमूल्यन करने के कारण उस देश के आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, जिससे निर्यात सस्ते होने के कारण बढ़ते हैं और आयात महंगे होने के कारण घट जाते हैं, और इससे व्यापार संतुलन धीरे धीरे पक्ष में होने लगता है और यह देश के अंतर्गत उसकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है। तो इस तरह से विभिन्न गैर प्रशुल्क अवरोध भी व्यापार को अपने पक्ष में करने के लिए अपनाए जाते हैं। इसके साथ ही अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।